नमस्कार दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। देखिए, कल हम आप लोगों को बताए थे स्वर का वर्गीकरण तक, ठीक है ना। आप लोगों को एक बात बताएं, आप लोग कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा जिसमें हिंदी पूछी जाती है ना, आप लोगों के लिए ये अच्छी वीडियो साबित होगी, खासकर उन बच्चों के लिए जो पहली बार हिंदी की क्लास पढ़ रहे हैं ना। तो हम कल आप लोगों को बताए थे स्वर का वर्गीकरण कितने भागों में करते हैं, 7 भागों में करते हैं। उसके बाद हम एक एक पार्ट को लेके आगे चलेंगे, ठीक है ना। तो हमारी हेडिंग थी वर्णमाला में या वर्ण विचार में क्या, स्वर का वर्गीकरण। क्या था? स्वर का वर्गीकरण ना, ये हमारे चैप्टर का नाम है। और हम वीडियो नंबर 2 लेके आए हैं आप लोगों के बीच में। हमारे जो टॉपिक है उसका क्या नाम था? स्वर का वर्गीकरण। स्वर का वर्गीकरण हम कल आप लोगों को बताए थे। इसका वर्गीकरण हम कितने भागों में करते हैं? 7 भागों में। अब हम एक एक चीज़ लेके चलेंगे और सबकी परिभाषा बताते हुए साथ साथ लेके चलेंगे, ठीक ना। और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन भी बनते हैं वो भी हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है ना। तो जो पहला हम स्वर का वर्गीकरण करते हैं, किसके आधार पर करते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर। जब हम व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण करते हैं तब हम इसको 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? हम इसको 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है ना। पहला जो है, पहले को बोलते हैं मूल स्वर। मूल स्वर, या हम इसी को बोलते हैं क्या? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। और इसके दूसरे भाग को बोलते हैं संधि स्वर। क्या? संधि स्वर। जो ह्रस्व स्वर होता है इसकी संख्या कितनी होती है? 4। जो ह्रस्व स्वर होता है इसकी संख्या कितनी होती है? 4। और संधि स्वर जो होते हैं इसकी संख्या होती है 7। आप लोगों को पता है स्वरों की संख्या होती है हिंदी वर्णमाला में कितना? 11। अब ये 4 होते कौन कौन से होते हैं? ये 4 कौन कौन से होते हैं, या हम कह सकते हैं कि मूल स्वर होते क्या हैं। तो हम जो मूल स्वर होते हैं उसकी परिभाषा देने की बात आएगी तो हम कहेंगे क्या? ऐसा स्वर जिसको बोलने में बहुत कम समय लगे, या जो हमारे मुख से झटके के साथ बाहर आ जाए उसको हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। देखिएगा इसमें 4 कौन कौन से आते हैं। इसमें आ आता है, छोटा ई आता है, ऊ आता है, और क्या आता है? री आता है। फिर जो संधि स्वर होता है उसको भी हम 2 भागों में तोड़ते हैं। एक को बोलते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। और एक को बोलते हैं संयुक्त स्वर। क्या? संयुक्त स्वर। हम कहते हैं कि जो दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर होता क्या है कि, तो हम जानते हैं कि जो दीर्घ स्वर होता है ऐसा स्वर जिसमें ह्रस्व स्वर का दोगुना समय लगे। इसमें 3 आते हैं। दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं? 3। बड़ा आ, बड़ी ई, और कौन? बड़ा ऊ। और जो संयुक्त स्वर होते हैं इसमें 4 आते हैं। ए, ऐ, ओ और औ। हम इसको संयुक्त स्वर, जो औ ना, औ को हम देखते हैं। हम जो संयुक्त स्वर होते हैं इसको हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं कि संयुक्त जो स्वर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? असमान स्वर। इसको हम क्या और नाम दे सकते हैं? क्या? असमान स्वर। और इसको क्या, जो दीर्घ स्वर होते हैं इसको हम क्या इसका क्या नाम दे सकते हैं? समान स्वर। क्या? समान स्वर। हम समान स्वर इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए ये जो आ का निर्माण होता है किससे होता है? अ धन अ के मिलने से। मतलब एक जैसे स्वर के मिलने से
इसका निर्माण होता है। इसी प्रकार बड़ी ई का भी निर्माण होता है ई धन ई के मिलने से, और ऊ का भी निर्माण होता है छोटा ऊ धन छोटा ऊ के मिलने से। ये वाले जो चारों हैं, ये वाले जो संयुक्त स्वर हैं जिसको असमान स्वर बोलते हैं, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। इसको हम आगे आप लोगों को बताते हैं, ठीक है ना। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे आप लोगों को संयुक्त स्वर बताते हैं, ठीक है ना। जो संयुक्त स्वर होते हैं उसका निर्माण कैसे कैसे मिलकर होता है वही हमें आपको लोगों को बताना है। तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से? ए, ऐ, ओ और क्या? औ। देखिएगा आप लोग, जो ए होता है इसको हम आप लोग जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं? असमान स्वर भी बोलते हैं। असमान स्वर क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिएगा जो ए होता है, ऐ होता है, ओ होता है और औ होता है, इन चारों स्वरों का निर्माण दो अलग अलग स्वरों के मिलने से होता है। जैसे हम देखेंगे ए का निर्माण कैसे होता है, अ धन ई के मिलने से किसका निर्माण होगा? ए का निर्माण होगा, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे ऐ का निर्माण किससे होगा। हम याद करने के लिए हम सबसे अच्छा तरीका है कि जो अ है जो अ है उसके साथ हम क्या ले लेंगे? ए, उसके साथ ये आगे वाला अक्षर ले लेंगे, ठीक है ना। तो ऐ का निर्माण होगा किससे? अ धन ए से। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे ओ का निर्माण किससे होता है? अ धन ऊ से। किससे होगा? अ धन ऊ से। और औ का निर्माण होगा किससे? औ का निर्माण होगा किससे? अ धन ओ से, ठीक है ना। देखेंगे चारों जो स्वर हैं इसका जो निर्माण होता है अलग अलग स्वरों के आपस में मिलने से, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? असमान स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असमान स्वर भी बोलते हैं, ठीक है ना। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आगे क्या बताएंगे, इसका अगला प्रकार कैसे हम स्वर का वर्गीकरण करते हैं, ठीक है ना। देखिएगा पहला हम बता दिए आप लोगों को व्युत्पत्ति के आधार पर। अब हमें किसके आधार पर बताना है? अब हमें बताना है कालमान के आधार पर। दूसरा का क्या है? कालमान के आधार पर। कालमान, या हम इसी को बोलते हैं काल के आधार पर, या हम इसी को बोलते हैं उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर, या हम इसको एक और नाम देते हैं क्या? लगने वाले समय के आधार पर। लगने वाले समय के आधार पर किसका वर्गीकरण करेंगे? स्वर का। इन सब आधारों पर हम, ये सब एक ही हैं, इन सब आधारों पर हम क्या करते हैं? स्वर को 3 भागों में स्वर का वर्गीकरण करते हैं, ठीक है ना। तो इसका 3 भागों में करते हैं। पहले भाग को कहते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, या हम इसी को बोलते हैं क्या? एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर। और इसके दूसरे भाग को बोलते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, या हम इसी को बोलते हैं क्या? द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर। और इसको अगले भाग को बोलते हैं क्या? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, या हम इसको क्या बोलते हैं? त्रिमात्रिक स्वर। देखिएगा नाम से ही सब चीज़ें क्लियर है, ठीक है ना। नाम से ही सब चीज़ें क्लियर है। तो अब जानते हैं कि ह्रस्व स्वर क्या होता है कि ऐसा स्वर जिसको बोलने में, या ऐसा स्वर जो देखने में जहाँ पर एक मात्राएं होती हैं, ठीक है ना। या ऐसा स्वर जिसको बोलने में कम समय लगता है उसको क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर। तो इसकी संख्या कितनी होती है? 4। अभी हम आप लोगों को बताए थे ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। इसमें कौन कौन से आएंगे? आ, ई, ऊ और क्या? री, ठीक ना। उसके बाद इसमें देखते हैं जो द्विमात्रिक स्वर होते हैं इसकी संख्या हो जाती है कितनी? 7। इसमें कौन कौन से आते हैं?
बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है ना। और प्लुत स्वर क्या होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना। प्लुत स्वर क्या होता है, जो हर्ष स्वर का जिसमें बोलने में 3 गुना समय लगे। हर्ष स्वर का 3 गुना समय, हर्ष स्वर का कितना समय, 3 गुना, उसको क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक शब्द आता है क्या, ओम। कौन सा स्वर आता है, कौन सा शब्द आता है, ओम। ठीक है ना। या तो हम कह सकते हैं कि प्लुत स्वर में अवग्रह चिन्ह का प्रयोग होता है। इसका अवग्रह चिन्ह का, अवग्रह चिन्ह का। अब आप लोग जानिए अवग्रह चिन्ह, अवग्रह चिन्ह होता क्या है। ठीक है ना। जब कोई आदमी कोई दूर खड़ा है, उसको चिल्लाने में या ज़ोर से रोने में हमेशा कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है, अवग्रह चिन्ह का। ठीक है ना। तो कोई पूछा अवग्रह चिन्ह क्या होता है, तो आप लोग बताइएगा। कोई आदमी जब दूर खड़ा है, वो उसको पुकारने में, ज़ोर से चिल्लाने में या ज़ोर से रोने पुकारने में कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है, अवग्रह चिन्ह प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। अब हम इसकी परिभाषा आप लोगों को देने में बहुत ही आसानी होगी। क्या कि ऐसा स्वर जिसमें एक मात्राएं होती है उसे क्या कहते हैं, हर्ष स्वर। और जिसमें हर्ष स्वर का 2 गुना समय लगता है उसको दीर्घ स्वर। और जिसमें हर्ष स्वर का 3 गुना समय लगता है उसको कौन सा स्वर बोलते हैं, प्लुत स्वर बोलते हैं। हम कालमान काल या उच्चारण काल या लगने वाले समय के आधार पर स्वर का वर्गीकरण कर देते हैं। ठीक ना। ऐसे ही होता है। फिर अब आगे समय, आगे आप लोगों से इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आगे आप लोग देखिएगा, आगे आप लोग देखिएगा किसके आधार पर हम आप लोगों को कल बताए थे, किसके आधार पर हम आप लोगों को बताए थे, उच्चारण स्थान के आधार पर क्या करते हैं, स्वर का वर्गीकरण करते हैं। किसके आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण, हेडिंग बना लीजिएगा आप लोग, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। ठीक है ना। इसमें हम देखते हैं कि जो स्वर, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यही है कि जो स्वर होते हैं, जो 11 स्वर होते हैं, वो हमारे शरीर के किस किस भागों से बोले जाते हैं। मतलब हमारे जहाँ से शब्द निकलते हैं वो कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं। देखिएगा, इसमें जो 11 स्वर होते हैं पहले हम उनको लिख लेते हैं। ठीक है ना। आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और क्या, औ। देखिएगा, जब हम इसको याद करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, चाहे स्वर हो, स्वर का उच्चारण स्थान हो, चाहे व्यंजन का उच्चारण स्थान हो। जब हम आगे व्यंजन बताएंगे तब बताएंगे। लेकिन एक चीज़ आप लोग याद करिएगा, जैसे मान लीजिए ये कोई मानव है। ठीक है ना। आप लोग देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये कोई मानव है। ठीक ना। ये मानव का शरीर है, मानिएगा ये मानव है, उसका शरीर है ये। देखिएगा, तो आप लोग देखेंगे। ठीक है ना। ये मानव का मुंह है, ये तो सब लोग देखे होंगे। ठीक ना। जब हम देखते हैं तो कोई भी चीज़ हमारे शरीर के कहाँ से बोली जाती है, सबसे पहले कहाँ से, कंठ से। कहाँ से, कंठ से। हम याद करने के लिए एक क्रम याद कर लेते हैं। पहले कंठ होता है, फिर कंठ से ऐसे भाग जुड़ा होता है माउथ में, क्या, कंठ के बाद क्या होता है, तालु होती है, फिर जीभ होती है, फिर दांत होती है, फिर ओष्ठ होता है। यहीं से स्वर और व्यंजन का उच्चारण होता है। लेकिन हमको किसका जानना है अभी, स्वर का। तो अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं कि जो ये स्वर होते हैं इसका उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से होता है। ठीक है ना। तो हम आप लोगों को अभी बताएं क्या कि आ जो होते हैं वह कहाँ से बोले जाते हैं। आप लोग बोल के देखिएगा, यहाँ पे हाथ रख के आ कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से। कंठ पे आप लोग हाथ लगाइएगा, देखिएगा कंठ से ही कहाँ क्या बोला जाता है, आ और आ। तो आ का उच्चारण स्थान अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोग क्या बताएंगे, कंठ। फिर अभी बताए कंठ के बाद क्या आता है, तालु, तालु। ठीक है ना। उसके बाद ऊ। जब आप लोग ऊ बोलेंगे तो आपका देखेंगे कि जो भार पड़ता है किस पे, ओष्ठ पे। तो ऊ कहाँ से बोला जाता है, ओष्ठ पे।
कहाँ से बोला जाता है? ओष्ठ से, ठीक है ना। उसके बाद री जब बोलते हैं तो री बोलते टाइम हमारी जो जीवा होती है वो आगे की तरफ मुड़ती है, तो उसी को क्या बोला जाता है? मूर्धा से। तो री का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा, मूर्धा। देखिएगा, अब एग्जाम में पूछा जाने वाला सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है कि उच्चारण स्थान पे जो ये स्वर हैं, ये चारों स्वर हैं, जो संयुक्त स्वर चारों हैं, उनका उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से होता है, यही हमें देखने लायक होता है, ठीक है ना, जो एग्जाम में बहुत बार पूछता है। जैसे अभी हम आप लोगों को बताएं, ए का जो निर्माण होता है वह किससे किससे होता है? आ धन ई के मिलने से। देखिएगा आप लोग, अ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से। कहाँ से? कंठ से। और उसके बाद ई का उच्चारण स्थान कहाँ से? तालु से। तो आप लोगों से पूछेगा अगर ए का उच्चारण स्थान कहाँ से है, तो आप लोग ऐसे बना लेंगे, बता देंगे कहाँ से? कंठ तालु से। इसी प्रकार हम देखते हैं किसका है? ऐ का देखते हैं, ऐ का देखते हैं, ऐ का देखते हैं। तो हमें पता है कि ऐ का निर्माण किससे किससे होता है? अधन ए से, अधन ए से। ए का निकल गया कहाँ से? कंठ तालु। कहाँ से? कंठ तालु। और अ का कहाँ? कंठ। देखिएगा, इसका शुद्ध रूप यही है, लेकिन अगर ए पूछे या ऐ पूछे, दोनों एग्जाम में एक ही चीज़ पूछता है, क्या कि ए और ऐ का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? कंठ या कंठ तालु। लेकिन दोनों के लिए पूछता है एग्जाम में क्या है? कंठ तालु ही। तो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन यही है कि ऐ का भी उच्चारण स्थान कंठ तालु है और ए का भी उच्चारण स्थान कहाँ पे है? कंठ तालु है। अब हम आगे चलते हैं ओ को। इसी प्रकार जब हम ओ का करते हैं, ओ का निर्माण किससे किससे होता है? अ धन ऊ से, अधन छोटा ऊ से। अभी हम आप लोग यहाँ देखे हैं, अ कहाँ से निकलता है? हमारे शरीर के कौन से अंग से? कंठ से, कंठ से। और ऊ कहाँ से निकलता है? ओष्ठ से, ओष्ठ से। तो हम कहेंगे कि जो ओ होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठोष्ठ। इसको बोलते क्या? कंठोष्ठ। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे क्या? औ का। किसका देखेंगे? औ का। देखिएगा आप लोग यहाँ पे, वहाँ जगह नहीं है तो यहाँ देखिएगा, जो अ होता है इसका निर्माण किसके किसके मिलने से होता है? आ धन ओ। जैसे ये पूछा जाता है वैसे वो औ का भी पूछा जाता है। तो हमें पता है अ कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। कहाँ से? कंठ से। और औ कहाँ पे बोला जाएगा? अभी आप लोग देखिए, ओ कहाँ से बोला जाता है? कंठोष्ठ से। लेकिन एग्जाम में यही देता है कि ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो आप लोग क्या लगाएंगे? कंठोष्ठ। अगर ये देता है तो ये एकदम अच्छा है, ठीक है ना, सबसे पास एकदम यही है, क्योंकि कैसे होता है आप लोगों को एकदम अच्छे से पता हो गया है, ठीक है ना। अब हम आगे हेडिंग बनाएंगे क्या? अब हम अगला टाइप इसका देखेंगे, ठीक ना, और अगले प्रकार से स्वर का वर्गीकरण करेंगे, ठीक है ना। उच्चारण स्थान के बाद हम कहते हैं किसके आधार पर? जीवा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण करते हैं। किसके आधार पर? जीवा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण करते हैं। चौथा प्रकार क्या है? जीवा के आधार पर, जीवा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण, ठीक है ना। जीवा के आधार पर अगर पूछा स्वर का वर्गीकरण कितने भागों में करते हैं, तो हम लोग बताएंगे 3 भागों में। कौन कौन से? देखिएगा, जो जीवा होती है, एक होता है उसके आगे का सिरा जिसको बोलते हैं अग्रस्वर, जहाँ से बोले जाते हैं अग्रस्वर। फिर होता है क्या? पश्च स्वर। अग्रस्वर के बाद होता है क्या? मध्य स्वर, मध्य स्वर। फिर आता क्या है? पश्च स्वर, पश्च स्वर। हमें जानना है इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं, ठीक है ना। स्वर हमको पता है 11 होते हैं, ये सबको पता है, ठीक है ना। अभी हम आप लोगों को आगे बताएं, उसमें से हम अ को सिर्फ उठाते हैं, जिसको मध्य स्वर या मध्यिका स्वर भी बोलते हैं। क्या? मध्य स्वर या मध्यिका स्वर। तो हम पूछेगा आप लोगों से एग्जाम में
मध्य स्वर कौन से होते हैं स्वरों में, तो आप लोग किसको बताएंगे, अ को। बाकी देखिएगा, उसके बाद हम आ को छोड़ देते हैं, उसके जस्ट आगे वाले अक्षर को ले लेते हैं, उसके आगे वाले स्वर को ले लेते हैं। तो उसके आ के बाद आ को छोड़ेंगे, फिर क्या किसको लेंगे, ई को लेंगे, और किसको लेंगे, बड़ी ई को लेंगे, ठीक है ना। अब हमको याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अगर स्वर होते कौन कौन से हैं, तो इसमें 4 आते हैं। ई आता है, बड़ी ई आता है। अब हम याद करने के लिए क्या करते हैं, अ धन ई से किसका निर्माण होता है, ए का, और किसका, ऐ का, ठीक है ना। तो अग्रस्वर में कौन कौन से आएंगे, अ, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। बाकी जितने बचे हुए हैं सब किस में चले जाते हैं, स्पष्ट स्वर में। बचे कौन कौन से हैं, यहाँ से बचा है बड़ा आ, फिर ये आ भी हो गया है, ई ए हो गया है, तो बचेगा क्या, री बचा, ऊ बचा, और बड़ा ऊ बचा, री बचा, ठीक ना। उसके बाद ओ बचा, और क्या बचा, औ बचा, ठीक। इसकी संख्या कितनी होती है स्पष्ट स्वर की, जो हमारे जीभ के पिछले भाग से बोले जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्पष्ट स्वर। जो हमारे जीभ के, जिसका सबसे ज़्यादा जोर पड़ता है बीच वाले, जो स्वर बोलने में बीच वाले में सबसे ज़्यादा समय लगता है, उसको क्या बोलते हैं, मध्य स्वर बोलते हैं। जो हमारे जीभ के आगे वाले हिस्से से बोले जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, अग्रस्वर बोलते हैं, ठीक ना। इतना चीज़ें जान लेने के बाद हम आगे देखते हैं, स्वर का वर्गीकरण करते हैं, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम करते हैं किसके आधार पर, अब हम लोग करते हैं किसके आधार पर, 5वां है मुख विवर के आधार पर। मुख विवर या इसको बोलते हैं मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर क्या, स्वर का वर्गीकरण, ठीक है ना। आप लोग आगे हेडिंग बना लीजिएगा। इसके आधार पर हम स्वर को कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में। कितने भागों में, 4 भागों में, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं कि जो स्वर होते हैं, हम जब मुख से बोलते हैं तो हमारे मुख की संरचना बनती कैसे है, इस जो हमारी हेडिंग पड़ी है इसका यही मतलब है, ठीक है ना। हमारा जो मुंह है किस तरह से बनता है, उसी आधार पर हम क्या करते हैं, मुखविवर या मुखाकृत के आधार पर स्वर का वर्गीकरण करते हैं, ठीक ना। इसके आधार पर हम इसको कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में। पहले को बोलते हैं क्या, कोई इसका क्रम नहीं है, लेकिन याद करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम बना देते हैं क्या, एक को कहते हैं क्या, विवृत स्वर, फिर बोलते हैं क्या, समृद्ध स्वर, फिर क्या बोलते हैं, अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर। फिर एक चौथा प्रकार इसका क्या है, इसका अर्धविवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर। इसका मतलब क्या होता है, पहले हम इसको देखते हैं, ठीक ना। पहले हम देखेंगे विपरीत स्वर का मतलब क्या होता है, ठीक ना। इसका मतलब होता है कि जो स्वर होते हैं, जो विपरीत का मतलब होता है कि पूरा खुला मुंह, मतलब क्या होता है इसका, कि ऐसा स्वर बोलिए कि जिससे हमारा मुंह क्या हो, पूरा खुल जाए ना। तो इसके अंतर्गत सिर्फ एक ही स्वर आता है, कौन सा, बड़ा आ। आप लोग बोल के देखिएगा, जब शुद्ध रूप से आ बोलेंगे तो आपका मुंह क्या होगा, पूरा खुल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ना आते क्या है, समृद्ध स्वर। इसका मतलब क्या होता है, मुंह हमारा क्या हो, लगभग क्या हो, बंद हो। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, लगभग बंद। तो ऐसा कौन सा स्वर होता है जिसके बोलने में हमारा क्या होता है, मुंह लगभग बंद होता है, ठीक ना। तो इसमें इसकी संख्या 4 होती है। जब हम ई बोलेंगे, क्या, ई और क्या बोलेंगे, ए। जब बोलेंगे क्या, ई और क्या, ए है ना, तो हमारा मुंह ई और क्या, ए है ना, तो हमारा मुंह क्या होगा, लगभग बंद होगा, ठीक है ना, लगभग बंद होगा ना।
हमारा मुंह क्या होगा, लगभग बंद होगा, ठीक है ना, हमारा मुंह लगभग बंद होगा ना। सम्मिलित का मतलब होता है कि ऐसे स्वर जिसको बोलने में हमारा मुंह लगभग बंद हो जाएगा ना। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, 4 आते हैं। कितने आते हैं, 4 आते हैं। तो वो चारों कौन कौन से आते हैं, होते हैं, देखिएगा आप लोग बोलिएगा अपने मुंह से, ई और क्या, ऊ। जब ई और बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ बोलेंगे तो हमारा जो मुंह होगा वो क्या होगा, लगभग बंद हो जाएगा, ठीक है ना। अर्ध सम्मिलित का मतलब होता है कि हमारा मुंह क्या हो, आधा लगभग बंद हो, आधा लगभग क्या हो, बंद हो, ठीक है ना। ऐसा स्वर बोलें कि हमारा मुंह लगभग आधा लगभग बंद हो। इसमें 2 आते हैं सिर्फ, कौन कौन से, ए आता है और कौन सा आता है, ओ आता है, ठीक, कौन सा आता है, ए और ओ का जब हम उच्चारण करेंगे तो हमारा मुंह क्या होगा, आधा ही लगभग बंद होगा। आप लोग इसको बोल के देखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद अर्ध विपरीत स्वर में कौन कौन से आते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि आधा पूरा खुला मुंह, क्या, आधा पूरा खुला, मतलब आधे से ज़्यादा खुला का मतलब क्या होता है, आधा पूरा खुला, ठीक है ना। तो जो बचे हुए होंगे इसमें आ जाएंगे। एक यहाँ से बचा हुआ है, आ को बोलेंगे आ, आए और क्या, औ, आए और आए और औ को जब बोलेंगे तो हमारा मुंह क्या होगा, आधा से थोड़ा ज़्यादा खुला रहेगा। इसका मतलब यही होगा। फिर हम इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम आगे बताएंगे क्या, इसका अगला प्रकार, जो अगले भाग में इसका वर्गीकरण किए थे वो, ठीक है ना। मुख्य विवर के आधार के बाद हम बताएंगे किसके आधार पर, ओष्ठ के आधार पर, किसके आधार पर, ओष्ठ के आधार पर। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा क्या, ओष्ठ के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर क्या, स्वर का वर्गीकरण, स्वर का वर्गीकरण, ठीक है ना। इसका हम जब वर्गीकरण करते हैं कितने भागों में करते हैं, 2 भागों में। एक होता है वर्तुल स्वर, वर्तुल स्वर, और दूसरा क्या होता है, अवर्तुल स्वर, अवर्तुल स्वर। वर्तुल का मतलब ही होता है क्या, कि वृत्ताकार, क्या, वृत्ताकार। इसका मतलब ये है कि ऐसा स्वर बोलें कि हमारा जो मुंह है, ऐसा स्वर बोलें कि हमारा जो मुंह है, मुंह की जो संरचना बने, कैसे बने, वृत्ताकार बने, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत 4 आते हैं, कौन कौन से, जब हम ऊ बोलेंगे, ऊ और कौन, बड़ा ऊ, और ओ और औ, कौन से, ओ और क्या, औ, यही चारों आते हैं किसमें, वर्तुल में। यही जब चारों को हम उच्चारण करते हैं तो हमारे जो ओठ की संरचना बनती है, कैसे बनती है, वृत्ताकार, मतलब हम क्या कह सकते हैं, गोलाकार, ठीक है ना। आप लोग बोल के देखिएगा, ऊ और क्या, ओ और औ। बाकी जितने बचते हैं सब किस में चले जाते हैं, अवर्तुल और अवृत्ताकार में। इसको हम क्या बोलते हैं, अवर्तुल, या इसको हम और एक दूसरा नाम दे देते हैं क्या, अवृत्ताकार स्वर, वृत्ताकार स्वर, ठीक है ना। अब इसमें जितने बचे हैं आप लोग लिख लीजिएगा, आएगा, आएगा, ठीक, और क्या आएगा, ई आएगा, बड़ी ई, ऊ ओ आ गया है तो री आएगा, और क्या, ए आएगा, और क्या आएगा, आय आएगा, ठीक ना। यही सब किस में आते हैं, अवर्तुल और अवृत्ताकार में। अब एक और इसका लास्ट वो बचा है स्वर का वर्गीकरण करने के लिए, उसको भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। इसका लास्ट प्रकार बचा हुआ है जो हम स्वर का वर्गीकरण किए थे, उसको देख लीजिएगा। जाति के आधार पर क्या करते हैं, जाति के आधार पर हम स्वर का वर्गीकरण करते हैं। जाति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण ना, इसके आधार पर भी हम जो स्वर का वर्गीकरण करते हैं कितने भागों में, 2 भागों में। एक को बोलते हैं सजातीय, सजातीय
ती सजाती स्वर, और एक को बोलते हैं क्या, विजाती स्वर। नाम से ही देखिएगा क्लियर है, ठीक है ना, नाम से ही क्लियर है। सजाती का मतलब होता है कि ऐसे कौन कौन से स्वर होते हैं जो एक ही जाति वाले होते हैं। मतलब जैसे अ है तो उससे बनी हुई संरचना होगी, ई है तो उससे बनी हुई संरचना होगी, ए है तो उससे बनी हुई संरचना होगी, जो होगी वही हम आप लोगों को बता रहे हैं। सजाती में कौन कौन से आएंगे, 7 आते हैं, ठीक है ना, 7 आते हैं। कौन कौन से, आ आएगा, ई आएगा, ऊ आएगा, री आएगा, ठीक, और बड़ा आ आएगा, बड़ी ई आएगा, और क्या आएगा, बड़ा ऊ। क्योंकि इन सब की संरचना जो होती है एक ही जैसे स्वर के एक जैसे एक ही जात के स्वर के मिलने से होती है, ठीक ना। अब विजाती का मतलब होता है कि 2 अलग अलग स्वरों के मिलने से जिन स्वरों का निर्माण होता है, ठीक है ना। इसमें ए आते हैं, ऐ आते हैं, ओ आते हैं, और कौन से आते हैं, औ आते हैं। अभी हम आप लोगों को बताए थे ए का निर्माण किससे होता है, आ धन ई से। देखिएगा इसमें अलग अलग टाइप के स्वर आपस में मिलकर इसका निर्माण करते हैं, मतलब अलग अलग जाति के मिलने से इनका निर्माण होता है। ऐ का निर्माण किससे होता है, आ धन ए से। ओ का निर्माण किससे होता है, अभी हम आप लोगों को आगे बताए थे, आ धन ऊ से। और औ का निर्माण किससे होता है, आ धन ओ से। अब हम आप लोगों को पूरा स्वर का पूरा वर्गीकरण, स्वर के प्रकार, पूरा स्वर बता चुके हैं। कोई भी आप लोग एग्ज़ाम दीजिए जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उसके लिए आप लोगों को एकदम अच्छी क्लास लगेगी, और पूरा जितना मटेरियल होता है एकदम अच्छे से हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। बस आप लोग इसको ख्याल से पढ़िए। थैंक यू।